प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 9th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से 9th क्लास के विद्यार्थियों को साइंस की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने आपको कल तक कुछ परिभाषाएं लिखवाई थी, जैसे दृढ़ता के बारे में मैंने आपको बताया था। ठोस पदार्थों कण आपस में बहुत ही अत्यधिक आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें तोड़ना या दबाना बहुत कठिन होता है। इसे ही हम दृढ़ता कहते हैं। संपीड्यता दबने के गुण को कहा था मैंने कि द्रव और गैसीय जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, वायु भरी रहती है। जब हम उनको संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो वायु बाहर निकल जाती है और यही गुण संपीड्यता कहलाता है। तरलता के बारे में मैंने आपको बताया था, पदार्थों के बहने के गुण को हम तरलता कहते हैं। अब इसी प्रकार बर्तन में गैस का भरना, पॉइंट है हमारा, बर्तन में गैस का भरना। किसी भी गैस बर्तन में गैस का भरना क्या होता है? गैसों के बीच हम जानते हैं काफी रिक्त स्थान। गैस के जो कण होते हैं ना, उनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। गैसों के जो कण होते हैं, कणों के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। गैसों के बीच में ना काफी कुछ क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इसलिए उन्हें काफी दबाया जा सकता है। इसलिए उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। इसलिए क्या कर सकते हैं? उसको दबा सकते हैं। अब हम उसको दबा रहे हैं। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में भी काफी गैस बन जा सकती है। दबाने पर गैस इसमें बदल जाती है, द्रव में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए एक छोटे से बर्तन में भी काफी गैस कर सकते हैं। गैस के कण दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है, दबाया जाता है। दबाते किसमें बदल जाएगा? वो द्रव में बदल जाएगी। लेकिन द्रव के कण गैस के बजाय पास पास होते हैं। और इस प्रकार क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आकार क्या है? आकार के बारे में, आकार से क्या तात्पर्य? आकार से तात्पर्य है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, उसे उस वस्तु का आकार है। कोई वस्तु जितना आकार घेरती है, उसे जितना आकार या जगह कहते हैं, इसको हम और भी बेटर देन हो जाएगा। अगर इसको हम क्या कहते हैं? जगह कहते, तो ये और भी बढ़िया हो जाता है कि कोई वस्तु जितनी जगह घेरेगी उसे हम क्या कह देंगे? उस वस्तु का, या जितना स्थान कहते हैं इसको, अपनी वही बात कहलाती है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रश्न पे आ जाएंगे, आकार। ये प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी।
गतिज ऊर्जा के बारे में लिखेंगे हम। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है कि वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, वस्तुओं में गति के कारण, वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। वस्तु में जो गति के कारण ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात काइनेटिक एनर्जी, अर्थात काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पर के का मतलब काइनेटिक ऊर्जा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यहाँ m बराबर क्या हो गया है? m का तात्पर्य होता है वस्तु का द्रव्यमान। नंबर 2 v क्या है? यहाँ वस्तु का वेग है। जैसे मान लीजिए कोई बस, कार, ट्रक या मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और उसके हम जाकर के टच हो जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। और एक वही तेज गति से चल कर आकर के बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल हमारे टक्कर मार दें तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ ज़्यादा क्षति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया है? उसकी गति के कारण उसमें कार्य करने के लिए गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी यहाँ लास्ट में आ रहा है आपका कि घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व से तात्पर्य क्या है? घनत्व का मतलब देखिए, घनत्व क्या है? घनत्व का तात्पर्य होता है किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान में जब आयतन का भाग दे देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है? घनत्व आ जाता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन की, किसी वस्तु के इकाई आयतन के, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान में आयतन का भाग। इसे हम क्या कहेंगे?
इसे हम घनत्व के नाम से जानते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ही घनत्व कहते हैं, अर्थात इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व की परिभाषा के पश्चात मैं अब आपको सीधा लिए चलता हूँ प्रश्नों पर। कारण बताने हैं। प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि कारण बताइए। क्या कारण बताना है हमको कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम गैस को रख देते हैं। तो अपने आप ही आपको पता चल गया होगा कि गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। गैस के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैस के कणों में इधर उधर विचरण करने का गुण भी पाया जाता है, जिससे वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं पूरी तरह से उस बर्तन को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न आ गया कि गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, क्यों? इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके कणों के बीच में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है, और उसी गति के कारण क्या होता रहता है, लगातार वो इधर उधर घूम करके और दीवारों से टकराते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, दीवारों से टकराते रहते हैं। नया प्रश्न लिख देंगे हम। प्रश्न आ रहा है पहला हमारा, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कणों के आकर्षण बल जो होता है नगण्य होता है। गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तथा गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर होते हैं गैस के कण। अब क्या होता है, उसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। गैस के कणों में विचरण करना, गैस के कणों में बहने का गुण पाया जाता है। गैस के कणों में जब बहने का गुण पाया जाएगा तो क्या होगा, जिससे उसे जिस बर्तन में रखेंगे वह बर्तन में पूरी बन जाएगी। यही कारण है कि गैस को जिस बर्तन में रखते हैं गैस उस पूरे बर्तन में ही फैल जाती है और बर्तन को क्या कर देती है, इस बर्तन को भर देती है। प्रश्न आपके सामने स्पष्ट हो गया है कैसे कि जिस बर्तन में गैस भरी रहती है उसको पूरा क्या कर देती है, वो भर देती है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। क्या कारण है कि
गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। एक बार इसे पूरी तरह फिर एक बार पढ़ करके देखें, रिपीट करेंगे हम। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। क्या कारण है कि गैस के कणों के बदले में आकर्षण बल अभिन्न होता है। गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैस के कणों में बहने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि गैस को जिस बर्तन में भी रखते हैं उस बर्तन को पूरी तरह से फैल करके भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, गैस बर्तन की दीवारों पर दाग डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दाग डालती है। प्रश्न बनाना है आपको। गैस बर्तन की दीवार पर दाग डालती है तो लिखेंगे कि गैस के अणु तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं। गैस के अणु तीव्र गति से उधर उधर गैस के कण तीव्र गति से इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं। और जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं। जिस बर्तन में भरे रहते हैं उसकी दीवारों से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दाग जाता है। यही कारण है कि ये कण बर्तन की दीवारों पर देखो लिखा हुआ है, इसका चाह है गैस बर्तन की दीवार पर दाग डालती है और गैस के अणुओं में तीव्र गति से घूमने की क्षमता पाई जाती है। जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से कण इधर उधर मिश्रण करके मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है और ये बर्तन है। इस बर्तन को हमने गैस से भर करके क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। अब इसमें ये गैस के कण है, ये कण यहाँ से गति करता हुआ यहाँ टकराएगा, यहाँ से टकरा करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से टकरा करके यहाँ आएगा, यहाँ से टकरा करके यहाँ जाएगा, यहाँ से टकराएगा सीधा यहाँ। इस तरह से क्या करते रहेंगे, इस तरह से विचरण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी कण इस तरह से गति करता हुआ टकराएगा और इधर उधर विचरण करता रहेगा। यही कारण है कि गैस के कण दाग डालते हैं। क्या कारण है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या बताइए कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका क्वेश्चन क्या डालेंगे, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। उत्तर में क्या आ जाएगा कि लकड़ी के कण पास पास होते हैं और अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं। लकड़ी के कण कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं और अत्यधिक मजबूती से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इससे उसका आकार और आयतन कैसा हो जाता है, निश्चित हो जाता है। इसी आकार और आयतन के निश्चित हो जाने के कारण
जो ठोस के गुण हैं उनसे मेलजोल होता है और लकड़ी ठोस कहलाती है। ठीक है, क्या हो गया उत्तर में अपन लिख देंगे, लकड़ी के कण पास पास होते हैं, लकड़ी के कण पास पास होते हैं। लकड़ी के कण ऐसे होते हैं, पास पास होते हैं और अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं और जिससे उनका आयतन और आकार निश्चित हो जाता है। जो एक ठोस के गुण है, इसीलिए लकड़ी ठोस है तो लकड़ी की मेज भी ठोस कहलाती है। लकड़ी ठोस है तो उससे बनने वाली मेज भी क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। एक बार और रिपीट कर लेंगे इन क्वेश्चन को। क्या कारण है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है? भाई लकड़ी के पास पास होते हैं, अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, लकड़ी का आकार और आयतन निश्चित हो जाता है। जो एक ठोस के गुण है, लकड़ी ठोस है, उससे बनने वाली मेज भी क्या कहलाएगी? उससे बनने वाली मेज ठोस ही कहलाती है। चौथा क्वेश्चन आ गया, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में अपना हाथ नहीं चला सकते। हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि उसके अंदर ठोस गुण पाए जाते हैं, हवा के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए हम आसानी से काटे जा सकते हैं। जबकि ठोस के आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, लकड़ी के कण पास पास होते हैं, हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या लिख देंगे हम? लिख देंगे कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, परंतु लकड़ी की मेज, लकड़ी की जो मेज है या लकड़ी के टुकड़े है, लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना आवश्यक है। क्यों? हम जानते हैं कि हवा के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। हम जानते हैं कि
नगण्य पाया जाता है। हवा के कण दूर होते हैं। आकर्षण बल नगण्य होता है, अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए आसानी से हाथ के द्वारा काटे जा सकते हैं। लकड़ी ठोस है और ठोस के कण के मध्य, ठोस के कणों के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल होता है। लकड़ी के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, कण पास पास होते हैं, इसलिए हाथ चलाने के लिए कराटे में होना पड़ेगा। अतः लकड़ी में हाथ चलाने के लिए कराटे में कुशल होना एक बार और प्रश्न को रिपीट कर देते हैं कि हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, परंतु लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए कराटे में रक्षण आवश्यक होता है। क्यों? हम जानते हैं कि गैसों के कण होते हैं जो दूर दूर होता है, केंद्राकर्षण बल नगण्य होता है और कण दूर दूर होने के कारण हम आसानी से हवा में हाथ चला सकते हैं, परंतु लकड़ी में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में पूरी तरह से दक्ष होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ठोस के कणों के मध्य में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। अत्यधिक आकर्षण बल होने के कारण कण पास पास होते हैं, कण पास पास होने के कारण लकड़ी में या ठोस में हाथ नहीं चला सकते, और ठोस में हाथ चलाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? हमको कराटे जानने आवश्यक होंगे, या कराटे में या कराटे की योग्यता में कुशल होना होगा। अब एक प्रश्न आपके सामने और बन रहा है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखते हैं। क्या कारण है कि हम बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? हम इस बात को जानते हैं कि बर्फ का टुकड़ा अपने अत्यधिक आयतन के कारण क्या करता है? अपने द्रव्यमान से ज़्यादा पानी को दूर हटा देता है। खुद के जो बर्फ का टुकड़ा है ना, उसका खुद का जो द्रव्यमान है उससे ज़्यादा आयतन होता है। आयतन के कारण क्या कर देता है वो कि ज़्यादा अधिक पानी को खुद के द्रव्यमान से दूर हटा देता है। खुद के द्रव्यमान से ज़्यादा पानी को दूर हटा देता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है। प्रश्न हमारा ये लग गया है। प्रश्न लिखेंगे पहले देखिए, प्रश्न है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों के अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है।
ठोस पदार्थों की अपेक्षा सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखते हैं। लेकिन बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता रहता है। हम जानते हैं क्या कि बर्फ का टुकड़ा अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से ज्यादा पानी भरा होता है। हम जानते हैं कि बर्फ का टुकड़ा अपने द्रव्यमान से अधिक जल अपने आयतन के ज्यादा होने से हम जानते हैं बर्फ का टुकड़ा अपने द्रव्यमान से अधिक जल अपने आयतन के ज्यादा होने के कारण कहने का तात्पर्य है कि अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से ज़्यादा पानी को दूर हटा देता है। द्रव्यमान से ज़्यादा आयतन के कारण पानी को दूर हटा पाता है। आयतन अधिक है, यानी अधिक आयतन होने के कारण द्रव्यमान से ज़्यादा पानी को हटा देता है। इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। बर्फ का आयतन से बर्फ का आयतन बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर इस प्रश्न को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या कारण है कि लोहे से बने हुए जहाज पानी में तैरते रहते हैं, परंतु लोहे की बनी हुई सुई या लोहे की बनी कील पानी में डूब जाती है। हम जानते हैं कि जहाज का आयतन जहाज के द्रव्यमान से ज़्यादा है और जहाज अपने आयतन अधिक होने के कारण खुद के द्रव्यमान से ज़्यादा पानी को दूर हटा देता है, फलस्वरूप जहाज पानी की सतह पर तैरता रहता है। लोहे की कील का आयतन कम और द्रव्यमान अधिक होता है, फलस्वरूप उतना पानी दूर नहीं हटा पाती है जितना पानी उस कील को तैरने के लिए आवश्यक हो। इसलिए उन्हें कम आयतन के कारण और द्रव्यमान अधिक होने के कारण लोहे की कील पानी में डूब जाती है और अपने अत्यधिक आयतन के कारण और द्रव्यमान के से ज़्यादा पानी को दूर हटा देने के कारण लोहे का जहाज पानी के तले पर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। ये बात आपकी यहाँ तक आ गई है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आप कह रहे हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, कुछ एक ऐसे कारण हैं, उन कारणों के द्वारा पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। जैसे हम जानते हैं कि ठोस, बर्फ द्रव का ही रूप है, द्रव भी द्रव का ही रूप है और गैस भी द्रव का ही वाष्प बनी हुई। यानी कहने का तात्पर्य है जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बर्फ हो गई, द्रव में जल हो गया, गैस में जल वाष्प हो गया। अगर हम तापमान में परिवर्तन कर देते हैं तो ये सब संभव होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ ले ली हमने,
और बर्फ़ को हमने गर्म किया तो बर्फ़ में जैसे तापमान मिलेगा क्या होगा, बर्फ़ पिघल करके और पानी के रूप में परिवर्तित होने लग जाएगी। पानी को यदि हमने तापमान दिया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के उबलने लग जाएगा और फिर वहाँ के बाद इसमें परिवर्तित होने लग जाएगा, वाष्प में परिवर्तित होने लग जाएगा। उसी वाष्प को यदि हमने ठंडा किया तो कण पास आ जाएंगे, उन्हें द्रव बढ़ जाएगा। द्रव को और अत्यधिक हमने ठंडा कर दिया तो द्रव के कण और नज़दीक आ जाएंगे और ठोस बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो संभव है कि पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर सकता है, बदल सकता है, बशर्ते उसके लिए कारण विद्यमान हो। अगर उस अवस्था को बदलने वाला कारण यदि विद्यमान है तो आसानी से द्रव क्या कर सकता है, आसानी से द्रव अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, इसमें तापमान परिवर्तन वाली बात आएगी। आपकी तापमान परिवर्तन के साथ ही मैं आपको बर्फ क्यों पिघल जाती है और गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक ठोस का क्या दर्शाता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करो, जल के वाष्पीकरण और गुप्त ऊष्मा के बारे में बताओ, ऊर्ध्वपातन आदि आदि पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज के लिए इसे नोट कर ले। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।